चलो देखो, जो दूसरा गुणधर्म है हमारा, है ना, आर आई को आर जे से ही कन्वर्ट कर लेते हैं और सी आई को सी जे से कन्वर्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब है, यदि किसी सारणी की किसी भी रो को दूसरी रो से, है ना, या किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से परिवर्तित कर दिया जाए, तब सारणी के मान में क्या परिवर्तन होता है वो ध्यान से सुनो। तब सारणी का मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो सेम रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस का चिन्ह आगे लग जाता है ना। सुनो ध्यान से वापस से क्या कहा मैंने, यदि किसी सारणी की दो रो या दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए, है ना, दो रो या दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए, तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 1 4 3 ये एक सारणी है, ठीक है, मुझे इसका मान निकालना है, कितना आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। लेकिन अगर मैं आर आई को आर जे से कन्वर्ट कर दूं, मतलब आर वन को कन्वर्ट कर दूं किससे, आर जे से, मैंने देखो आर वन को आर टू से बदल दिया, पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, आपस में चेंज कर दिया इनको, तो आपस में चेंज करेंगे, आर वन की जगह आर टू और आर टू की जगह आर वन, तो आपको क्या मिलेगा, देखो 4 3 2 1 बदल दिया ना इसे मैंने, देखो ये गुणधर्म लगा दिया मैंने, आर वन को किस में कन्वर्ट कर दिया, आर टू में, या फिर ये कहें कि आप R2 को R1 में कन्वर्ट कर दिया तो दोनों तरफ तीर का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। ये तीर का निशान इसलिए लगाते हैं जब आप कोई गुणधर्म प्रयोग करते हैं, या फिर ये कहें कोई भी, है ना, सारणिक का गुणधर्म लगाते हैं, तब जब आप कोई संक्रिया, गुणधर्म के बाद ये संक्रिया हो गई कि आपने क्या किया, R1 को R2 से चेंज कर दिया, तो इसका मान कितना आएगा, देखो 4 माइनस 3 दूनी 6, कितना आया, माइनस कर, तो मान तो सेम रहा पर चिन्ह बदल गया, जो भी डिटर्मिनेंट का चिन्ह था वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आपका दूसरा गुणधर्म यही कहता है कि जब आप किसी दो रो को या दो कॉलमों को परस्पर परिवर्तित कर दें तो उसका संख्यात्मक मान तो वही रहता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो आप ये याद रखें, ध्यान से सुने। तो दूसरा ये हो गया, आर आई को आर जे से या सी आई को सी जे से कन्वर्ट कर लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा, ठीक है। आप कॉलम को बदलना चाहें तो कॉलम को भी बदल के देख सकते हैं। देखो अगर समझ में नहीं आया तो एक सवाल और ले लेते हैं, 1 2 है ना, 4 और 3, इसके जब वैल्यू निकालूंगा तो मैं आएगा 3 माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू माइनस के 5। अब मैंने कॉलम को बदल दिया, ये C1 है ये C2, आपस में इंटरचेंज कर दिया, 2 3 1 4। अब देखो इसका मान कितना आएगा, 4 दूनी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। पहले माइनस का 5 था, अब क्या हो गया, प्लस का 5, ठीक है। तो मैंने C1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, C2। ये लिखना जरूरी होता है संक्रिया कि आप कर क्या रहे हैं, जब सवाल करेंगे तब बताएंगे कि इनका उपयोग कहाँ होगा, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म पढ़ने से आप जब सारणिक का मान निकालेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए इन गुणधर्मों को आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से, पहला गुणधर्म क्या था, ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, दोनों बराबर होता है। अगर आप दो रो या दो कॉलम को बदल दें तो सारणिक का मान वही रहता है, लेकिन उसका संख्यात्मक मान वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। नेक्स्ट तीसरा गुणधर्म इंपॉर्टेंट है और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि यदि किसी भी रो के, है ना, सारे अवयव शून्य, यानी प्रत्येक आर आई या फिर जो भी आपकी पंक्ति है ना, पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, अवयव शून्य हो, तब सारणिक का मान भी शून्य प्राप्त होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। मतलब यदि आर आई बराबर 0 है, पूरी की पूरी आर आई 0 है, या सी आई कोई भी कॉलम 0 है, तो फिर उस सारणिक का मान क्या होता है, 0। फॉर एग्जाम्पल 0 0 2 और 3। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि R1 क्या है, 0, तो इसका मान भी कितना आएगा, 0। बगैर सॉल्व करें, अगर ये 3/3 की होती, जैसे ये मान के चलो 0 एक और होता, 2 0 4 5 होता, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि R1 0 है। तो कोई भी रो या कॉलम 0 हो ना, कोई भी, है ना, किसी भी किसका पंक्ति या स्तंभ का, ठीक है, तो उसका मान कितना होता है, 0। इसी में एक और ऐड कर लेते हैं, वैसे आपकी बुक में अलग अलग दे रखे हैं, ऐसे 8वां बना रखा है और तीसरा अलग दे रखा है, लेकिन हम तो पुरानी किताब का अकॉर्डिंग देखें, है ना, या फिर इसी में देखें क्योंकि ये सेम है। दूसरा ये है कि यदि किसी भी रो या कॉलम के, है ना, कोई भी दो रो या कॉलम, जैसे आर आई बराबर आ जाए आर जे के या सी आई बराबर आ जाए सी जे के, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बराबर हो तो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 होता है।
तो देखो इसमें ही दो कर लेते हैं ना, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला ये कि अगर किसी भी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उसका मान शून्य। दूसरा, यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो भी सारणिक का मान शून्य। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 4 4 1 और 5, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, सॉरी एक और आगे बढ़ा लेते हैं इसे, है ना, 4 फिर 3 1 0, ये मैंने 3x3 की एक क्या ले ली, सारणी। अब यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि R1 बराबर है R3 के, तो इसे बगैर सॉल्व कर मैं लिख सकता हूं इसका मान 0। कितना होगा? 0। कैसे होगा देखो, सॉल्व करके देखो। पहले लिखेंगे 4 फिर 5 चौक 20 माइनस 4 दिया 12, मैंने कहा था ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर माइनस के 4 लिखेंगे, रो और कॉलम फिर हटाओ 4 माइनस के 12, फिर प्लस के 4 लिखेंगे, रो और कॉलम हटाओ 4 माइनस के 5 चौक 20। तो देखो 20 में से 12 गए 8 चौक 32, और ये बच गए माइनस के कितने 8, और माइनस के 8 और प्लस के कितने हो जाएंगे, फिर ये प्लस के भी 32, ठीक है। ये कितने बच गए, माइनस के 16 चौके 64, तो 32 32 64 64 माइनस 0, ठीक है। तो देखो R1 R3 के बराबर आ गया ये बात। अगर कोई भी कॉलम जैसे C1 C3 के बराबर आ जाए, C1 C2 के बराबर आ जाए, मैंने 1 2 1 2 ले लिया, तो इसका मान तो 0 ही आएगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो आपका तीसरा गुणधर्म यह है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0। नंबर 2, इसी में अगर किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 0, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो 0 निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है, सारणी का मान और शून्य नहीं होगा, इस कंडीशन में शून्य होगा, बस ये याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कई बार शून्य के लिए सिद्ध कर देते हैं एक एक नंबर के। चौथा गुणधर्म है आपका, इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, एक बार ध्यान से सुन, फिर लिखता हूं कि यदि किसी सारणी के, है ना, यदि किसी सारणी की किसी रो या कॉलम को अशून्य अवयव से गुणा कर दिया जाए, अशून्य अवयव से यानी 0 ना हो कोई अवयव, उससे गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान उतना ही गुना बढ़ जाता है। कहने का मतलब है, यदि कोई रो को मैंने k इंटू में RI लिख दिया, देखो k एक अशून्य अवयव, या किसी भी कॉलम को मैंने k इंटू में CI लिख दिया, तब क्या होगा, तब डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर हो जाएगा k इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब अगर आपकी ये समझ में अब भी नहीं आया तो एक एग्जांपल देखें। मेरे पास एक एग्जांपल है 2 1 4 और 3, मैंने इसका मान निकाला 3 दूनी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, ये तो आपके समझ में आ गया। अब मैंने कहा कि मैंने किसी रो को k से गुणा कर दिया शून्य अवयव से, मैंने R1 को लिख दिया 2 इंटू में R। अब देखो 2 से गुणा करके लिख दिया R1, ठीक है। क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, ये तो कैसे लिखेंगे तो बता देंगे। क्यों लिख दिया वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि 2 से गुणा क्यों करें, 3 से क्यों करें, वो k लिखा हुआ है यहाँ, है ना। तो देखो मैंने लिख दिया 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर लिख दिया 4 और 2। अब इसे सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 4 दिया 12 माइनस 4 दूनी 8, कितने आए 4, कितने गुना मान बढ़ गया, 2 गुना, क्यों, क्योंकि आपने 2 से गुणा। तो अब जिससे भी गुणा करेंगे उतना ही गुना मान बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपकी कॉलम में। अगर मैं इसकी बजाय C1 को लिख दूं 2C1, तो देखो क्या आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 से गुणा कर दिया, फिर 1 और 2। अब इसका मान देखो कितना आएगा, 4 दिया 12 माइनस 8, कितने आ गए, फिर 4, फिर 2 गुना मान बढ़ गया। अगर मैं 3 से गुणा करता 3 गुना मान बढ़ जाता। तो ये गुणधर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी अवयव से गुणा करना पड़े तब आप इस गुणधर्म के बारे में सोचेंगे कि यदि किसी रो या कॉलम को अशून्य अवयव के से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान उतने ही गुना बढ़ जाता है, ठीक है। ये उतने ही गुना बढ़ गया, k गुना बढ़ गया। इसी गुणधर्म के अनुसार हम किसी सारणिक में रो या कॉलम में कोई अवयव उभयनिष्ठ हो उसे बाहर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 4 2 2, है ना, 1 3 6 4 8 5, तो मैं देखो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है 2 की गुणा, तो मैं इस 2 को बाहर लेके और इसे लिख सकता हूं 2 1 1, क्योंकि इस 2 को इससे गुणा कर सकते, है ना। देखो मैंने अभी आपको बताया कि किसी अशून्य अवयव की किसी रो या कॉलम में गुणा होती है, सारे अवयव में नहीं। अगर मैं इसके सारे अवयव में गुणा कर दूं ना, सारे अवयव में, तो इसमें 2 की गुणा होगी, इसमें भी 2 की गुणा होगी, कुल मिला के 2 दूनी 4 4 गुना मान बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, देखो इधर ध्यान से,
अगर मेरा ये आया डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर के इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ ए, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक क्रम का है। दो क्रम का होगा तो फिर दो में गुणा करनी पड़ेगी, के स्क्वायर आएगा, है ना। और अगर तीन क्रम का है तो के क्यूब आएगा। तो और के एन है तो एन क्रम का डिटर्मिनेट्स होगा। समझ में आया? तो सारणिक जो है उसका क्रम यहां से के से भी पता लग सकता है। अब फिर वापस से सुने कि जिस भी अवयव की आपने गुणा करनी है वो किसी रो या कॉलम में करनी पड़ेगी। सारणिक के समस्त अवयवों या सभी अवयवों में नहीं करनी। समझ में आया? अगर आप सभी अवयवों में गुणा कर देंगे तो इसमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 गुना मान बढ़ जाएगा, मतलब 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इसलिए आप ये याद रखें कि आपको क्या सिखाया जा रहा है ना। प्रत्येक अवयव में नहीं। देखो जब किसी अवयव को आप अवयव में प्रत्येक अवयव में गुणा करते थे, लेकिन सारणिक में नहीं करते। सारणिक में किसी रो या कॉलम से ही गुणा करते हैं, तब भी उसका मान के गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं किसी अवयव की दो इस R1 में भी गुणा करूं, R2 में भी, इसका मतलब मैं 2 बार गुणा करूं। ठीक है, ये याद रखें आप। तो इनसे भी आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। तो यदि किसी रो या कॉलम को के से गुणा यानी अशून्य अवयव से गुणा किया जाए तो सारणिक के मान भी उतना ही गुना बढ़ जाता है। तो ये 4 गुणधर्म है। पहला गुणधर्म है आपका कि यदि कोई भी, है ना, रो यानी डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेट ऑफ ए है। दूसरा है डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर माइनस डिटर्मिनेट ऑफ ए। तीसरा है कि यदि सभी पंक्ति के या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, है ना, अवयव शून्य हो तो उसका मान भी शून्य होगा डिटर्मिनेट का। या फिर 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तब भी डिटर्मिनेट का मान शून्य। और चौथा था कि तो और किसी भी रो को के से गुणा करें या किसी भी कॉलम को के से गुणा करें यानी अशून्य अवयव से, तो सारणिक का मान उतना ही गुना बढ़ जाता है। ठीक है, चलो 5वां गुणधर्म और देखें आप, ये इंपॉर्टेंट है 5वां भी, है ना। इसे आप एक बार समझें फिर बताता हूं मैं। देखो 5वां गुणधर्म है आपका गुणधर्म नंबर 5 कि यदि कोई सारणिक का कोई भी पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में है तो उसे उसी क्रम के, है ना, उतने ही सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। देखो 1 + x 2, है ना, 1 + y और यहाँ लिख दिया मैंने 3। ये एक सारणिक, मुझे इस सारणिक में एक कॉलम दिखाई दे रहा है C1 जो 2 पदों के योगफल के रूप में गया। तो लाइन क्या थी कि यदि किसी सारणिक का कोई भी रो या कॉलम, है ना, 2 या 2 से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में हो तो उसे उतने ही क्रम की, है ना, सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। 1 2 1 3 प्लस x2 y3। देखो मैंने कॉलम है ना तो C1 और C1, है ना, इस C1 और C1 को अलग अलग करके लिख दिया। तो मैंने एक ही सारणिक की 2 सारणिक बनाए, इनके मान सेम आएंगे। चाहे आप यहाँ सॉल्व करके देख लो, चाहे यहाँ सॉल्व करोगे तो 3 - के 2 और प्लस 3x - के 2 भाई। तो ये 3 में से 2 गया, 1 + 3x - 2y, ये आंसर होंगे इसके, है ना। और मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो इसे 3 की गुणा करनी पड़ेगी 1 + x से, -2 की गुणा करनी पड़ेगी 1 + y से। तो ये आ गया 3 + 3x -2 - 2y। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 + के 3x - के 2y। सेम मान सेम आएगा। अभी मैंने आपको समझाया कि यदि किसी सारणिक में कोई भी रो या कॉलम 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिख रहा है तो उसे उसी क्रम की, देखो ये 2/2 का है तो उसी क्रम की, है ना, सारणिकों के योगफल के रूप में, उतने ही योगफल के रूप में। अगर मान के चलो यहाँ पे z होता और यहाँ p होता तो एक और जोड़ देता, ठीक है, z आ जाता, p आ जाता, 2 और 3, मान सब जब भी सेम आता। ऐसा करके मान जब निकालते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है ना कैलकुलेशन करना, और अलग अलग करके सॉल्व करते हैं तो आसान हो जाता है। मान सेम आएगा, बस कैलकुलेशन का फर्क है। गुणधर्म इसीलिए आपको पढ़ाए जाते हैं कि आप आसानी से इन सवालों को कर सकें या इनके मान निकाल सकें। ठीक है, अच्छा, तो ये 5 गुणधर्म है आपके, वैसे बुक में 10 दे रखे हैं, मैंने तीसरे में 2 पढ़ा दिए थे, बाकी के हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये 5 अच्छे से समझ लें और एक बार रिवाइज करके दोबारा से देख लें। ठीक है, फिर इसके बाद अगले वीडियो में आपको 5 और सब सिखाएंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।